आज का टॉपिक है हमारा कलचुरी राजवंश। ठीक है, कलचुरी राजवंश। ये पढ़ने में थोड़ा सा अभी टिपिकल लगेगा क्योंकि आप एक राजवंश को पढ़ रहे हो आप। इसमें जितना भी चीज पढ़ेंगे वो परमार जब पढ़ेंगे, परमार राजवंश, चंदेल राजवंश, सब उसमें भी रिपीट होगा। ठीक है, तो ये समझ लिए जब उस समय रिपीट होगा तो आपको ये वाला तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, आज हमारा ध्यान रहेगा कलचुरी राजवंश में। बुक्स में आप लोग सिर्फ एक ही चीज पढ़ रहे होंगे, कलचुरी। कलचुरी राजवंश का संस्थापक कोकल है एंड इसका राजधानी त्रिपुरी है। यही पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, छत्तीसगढ़ में त्रिपुरी है वहां पे। सॉरी, ये जबलपुर के पास है, एमपी में है। ठीक है, त्रिपुरी कहाँ पे? जबलपुर में। अभी त्रिपुरी का नया नाम क्या है? तेवर। तेवर बोल के एक शहर है छोटा सा। अभी त्रिपुरी का यही नाम है, ये एमपी में है। ठीक है, तो कल ये जो मेन चीज है जो लुसेंट में लिखा हुआ है उसको देखिए कितना सुंदर से याद हो जाएगा भाई। त्रिपुरी, ऐसे लिखो तीन पूरी। तीन पूरी, कोकल, या इससे चुरा कोकल, चुरा लिया, चूरी से चुरा लिया। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा त्रिपुरी राजधानी है। कोकल ने स्थापना किया किसकी? कल चोरियों की। ठीक है, ये याद हो गया आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं भाई कलचुरी थे कौन। ये एक चीज क्वेश्चन पूछता है सारे राजवंशों का, ये किस धर्म के उपासक थे? तो ये शैव धर्म के उपासक थे। ठीक है, समय के साथ साथ कोई वैष्णव को भी अपनाया, ये सब चीज है, मगर मूल रूप से यहाँ कुल देवता शिव को मान के चलता था इन लोग। तो इसका राज्य चिन्ह क्या होगा भाई? राज्य चिन्ह क्या होगा? नंदी बाबा, नंदी बैल। याद हो गया भाई। उसी तरह गुप्त से भी इसको कनेक्ट करिए। गुप्त में कौन से धर्म को मानते थे गुप्त लोग? वैष्णव, विष्णु भगवान को। उसका राज्य चिन्ह क्या था भाई? वैष्णव भगवान का ये क्या है वाहन? गरुड़। ठीक है, तो गुप्त वंश वैष्णव थे और गरुड़ उसके राज चिन्ह थे। यहाँ पे शिव, शिव बाबा का, शिव जी का सवारी क्या था? नंदी, इनका गरुड़। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं भाई, बुक में तो सिर्फ एक ही शाखा हम लोग पढ़ते हैं कि त्रिपुरी एक शाखा थी और कलचुरी की एक शाखा थी। मतलब कलचुरी के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि त्रिपुरी इसकी राजधानी थी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कलचुरी एक जगह नहीं, चार शाखाएं थी कलचुरियों की। चार शाखाएं थी। ठीक है, चार बार इसका जन्म हुआ। एक बार जन्म हुआ तो उसको किसी राजा से हार गया तो एकदम खत्म लगभग हो गया। 50-60 साल खत्म रहा, फिर कोई एक मजबूत पैदा हुआ, फिर उसने एक राजवंश बना लिया, फिर एक उसका अंत हुआ, फिर अंत हुआ, इस तरह करके चार बार इसका उत्थान और उदय हुआ। सेम जो रक्सेल पढ़ते हैं, रक्सेल सिर्फ पलामू के रक्सेल थोड़े ना था, बिहार में भी रक्सेल थे, कई जगह रक्सेल थे। ठीक है, तो उस रक्सेल की टाइप भी अलग अलग शाखाएं थी। पहली शाखा इसका जो था, चार शाखा का नाम याद रख लीजिए। जो फर्स्ट शाखा शाखा था माहिष्मती शाखा। माहिष्मती, माहिष्मती का जब अंत हो गया, फिर क्या बोलता, इसी के कोई एक बचा हुआ था, फिर खड़ा किया इसको, तो दूसरी शाखा का नाम त्रिपुरी शाखा हुआ। ठीक है, फिर इसकी एक शाखा का जन्म हुआ भाई। ठीक है, बहुत दिनों बाद। वो चौथी तीसरी शाखा इसकी कौन सी थी? रत्नापुर शाखा। तीसरी रत्नापुर शाखा। चौथी जो शाखा थी वो रायपुर शाखा, रायपुर में विकसित हुई। ये रायपुर वाला एकदम छोटा सा रहा और इसका कोई इतिहास में पता नहीं चलता है। तो हम इसमें क्या देखते हैं भाई कि कलचुरियों का शासन कहाँ था? एमपी और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। एमपी और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र। माहिष्मती कहाँ है? माहिष्मती का भी नया नाम है, माहेश्वर बोल के एक शहर है। ठीक है, खरगोन जिला, खरगोन, एमपी के खरगोन में है। ठीक है भाई, ये त्रिपुरी कहाँ है? तेवर में है। तेवर जिला, तेवर अभी इसका नाम है। जबलपुर जाएंगे तो जबलपुर में है। रत्नापुर कहाँ है भाई? बिलासपुर।
बिलासपुर जो इसका छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है बिलासपुर में, और एक जो शाखा पर ये रायपुर शाखा, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो देखा जाए तो ये एमपी और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में फैला था। लोकेशन भी हमें पता चल गया भाई, ये 4 शाखाओं के नाम भी पता चल गया। अब थोड़ा बहुत करके जानते हैं, नॉमिनल चीज जानते हैं। जिस तरह माहिष्मती शाखा के बारे में, जो पहला शाखा था माहिष्मती, अभी महेश्वर बोल के शहर है एमपी में, ढूंढोगे ना गूगल में, महेश्वर बोल के शहर से लोग जानते हैं। तो माहिष्मती, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इस शाखा का जो जन्मदाता था वो कृष्ण राज थे, कृष्ण राज। ठीक है भाई, ज्यादा ये जो यूपीएससी वगैरह तैयारी करता है उन लोग ही आगे पढ़े, आप इतना ही याद रख ले काफी है। ठीक है, शासनकाल नोट्स में सब मिल जाएगा। शासनकाल आपको 550 से 575, इसका याद रखने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जो एमपी छत्तीसगढ़ वाला है उन लोग याद रखे, बस कृष्णराज माहिष्मती शाखा का प्रोपाउंडर था, ये याद रखिएगा। ठीक है, कृष्णराज के सिक्के जो है, इसका जो सिक्का बेसनगर में मिला है। बेसनगर पुराना नाम था भाई, अभी बेसनगर का क्या नया नाम है, कोई बता सकता है? शांता बता सकती हो बेसनगर का नया नाम? विदिशा। ठीक है, अच्छा बड़ा शहर है एमपी का विदिशा। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ है ना, गरुड़ अभिलेख, बहुत फेमस अभिलेख है। गरुड़ अभिलेख कहाँ है? बेसनगर में। अभी इसका नाम है विदिशा। तो यहाँ पे कृष्णराज के सिक्के मिलते हैं, और पाटन में भी मिलते हैं भाई। पटना तो सब जानते हैं, पाटन कहाँ है भाई? पंकज, पाटन कहाँ है? आप किस राज्य में बताओ। है पाटन? हम्म, तो पता नहीं। गुजरात में है। पाटन गुजरात में है। ठीक है, ये अनहिलवाड़ों की राजधानी थी। अनहिलवाड़ मतलब सोलंकियों की राजधानी, सोलंकी राजवंश की राजधानी बोलेंगे। अनहिलवाड़ और पाटन दो जगहों पे थी, अनहिलवाड़ और पाटन। ये वाला क्षेत्र देखते हो गुजरात का? ठीक है, ये वाला क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता? समुद्र से सटा हुआ, दैट इज कॉल्ड सौराष्ट्र। ठीक है, तो सौराष्ट्र का क्षेत्र है ये। गांधी ये गांधी बाबा का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ था, पोरबंदर में। ठीक है, पाटन, पोरबंदर, ये सब सब यही है, अहिलवाड़। ठीक है रे भाई। अब देखिए, माहिष्मती शाखा का इतना जान गए। माहिष्मती शाखा में और दो बड़े बड़े राजा हुए। ठीक है, कृष्णराज के बारे में इतना जान लीजिए काफी है। बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और राजा शंकरगढ़, शंकरगढ़ एक बड़ा राजा हुआ था, और एक बुधराज हुआ था बड़ा राजा। ठीक है, उसके बाद शंकरगढ़ बना था कृष्णराज के बाद, उसके बाद बुधराज बना था। ठीक है, इसका अंत किसने कर दिया भाई? मंगलेश ने। मंगलेश, मंगलेश ने इस राजवंश को जीत लिया, और मतलब समझ लो मंगलेश ने लगभग खत्म कर दिया। मंगलेश कौन थे भाई? सोलंकी राजवंश का राजा था, सोलंकी। जब आप सोलंकी पढ़ेंगे तो फिर से मंगलेश उस समय पता चलेगा, मंगलेश फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो सोलंकी, और सोलंकी को क्या कहा जाता है इतिहास में? गुजरात के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य। ठीक है, तो गुजरात के चालुक्य या सोलंकी राजवंश के राजा मंगलेश ने बुधराज को हरा के मतलब खत्म कर दिया माहिष्मती शाखा को। ठीक है, माहिष्मती शाखा को जब माहिष्मती शाखा को लगभग खत्म कर दिया, तब कलचुरी लोग कहाँ बढ़े? बुंदेलखंड की तरफ, बुंदेलखंड की तरफ बढ़ गए भाई, क्योंकि यहाँ से तो उसको हटा दिया। जब वो बुंदेलखंड की तरफ चले जाता है, तो ये जो राज्य है, माहिष्मती राज्य है, पुलकेशन द्वितीय अपने राज्य में मिला लेता है। पुलिकेशिन द्वितीय, पुलिकेशिन द्वितीय कौन है? चालुक्य, वातापी का कई चालुक्य हुए थे, तो वातापी चालुक्य का सबसे प्रतापी राजा था पुलिकेशिन द्वितीय। उन्होंने इस क्षेत्र को मिला लिया। ठीक है भाई,
अब कलचुरी लोग बेचारा कमजोर हो गया और किधर बढ़े, डाहल प्रदेश की तरफ। डाहल प्रदेश का अभी नाम क्या है, बुंदेलखंड। उस समय डाहल प्रदेश नाम था, बुंदेलखंड। ठीक है, डाहल खंड प्रदेश को ही चेदी प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, चेदी महाजनपद आपको पढ़ा दिया। महाजनपद में चेदी आया था, चेदी की राजधानी शक्तिमती। तो ये चेदी क्या, बुंदेलखंड वाला एरिया, महाजनपद काल में इसका नाम था चेदी। फिर डाहल प्रदेश हो गया और अभी बुंदेलखंड हो गया उस क्षेत्र का नाम। तो डाहल प्रदेश की तरफ बढ़े। ठीक है, और नए शाखा का जन्म हुआ। दैट शाखा इज कॉल्ड त्रिपुरी शाखा। ठीक है, उसको कहते हैं कलचुरी चेदी। अब क्या नाम हो गया इसका, कलचुरी चेदी। ठीक है, क्योंकि चेदी पहुंच गया, बुंदेलखंड पहुंच गया, तो एक नया राजवंश, दूसरी शाखा का जन्म हुआ भाई। ठीक है, कलचुरी चेदी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कलचुरी चेदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। कलचुरी चेदी की तो राजधानी पता है, त्रिपुरी। संस्थापक अभी याद कराए, कोकल। कोकल को कई किताब कहता है, कोकल इसके संस्थापक थे, मगर कई किताब कहते हैं नहीं, कोकल से पहले इसकी स्थापना वमन राज ने किया था। वम राजदेव, वम राजदेव ने किया था। ठीक है, इसका बेटा था कोकल। तो कई किताब बमराज देव को मानते हैं इसका संस्थापक, और कोई मानते हैं कोकल को। लेकिन आपसे आए पूछे तो कोकल आप लिखे भाई, तो आप लेकिन पढ़ते हैं हम लोग बमराज देव से। ठीक है, क्योंकि कोकल ही इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बमराज देव ऐसे ही लुल्लू पुच्चू था, थोड़ा बहुत खड़ा किया था, माहौल बनाया था राजा होने का। वास्तविक रूप से कोकल ही संस्थापक है इसका। ठीक है, वमराज के बाद जो आएगा। अब देखिए, वमराज देव ने त्रिपुरी, वमराज देव ने कालिंजर, वहां पे जगह है। ठीक है, आपको मिलेगा कालिंजर, उस क्षेत्र में ही जगह। इस कालिंजर में एक छोटा सा शाखा का स्थापना करता है और कुछ प्रांतों को जीत के नर्मदा नदी तक, नर्मदा नदी तक का अपना राज्य बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसके बाद आएगा कोकल। ठीक है, कोकल के बारे में पढ़ते हैं अब। ये कोकल वन रहता है। ठीक है, कोकल का बेटा अभी विकल पैदा होगा थोड़ी देर में। अभी को विकल पैदा नहीं हुआ है। अभी कोकल के बारे में क्या क्या पढ़ना है, वास्तविक संस्थापक कलचुरी चेदियों का, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसका विवाह इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, छोटा राजा होते हुए भी बड़े राजा की बेटी से शादी करता है भाई। ठीक है, तो इतिहास में एक बड़ा चीज माना जाता है। नट्टा देवी से शादी करता है। नट्टा, या किसी किसी किताब में हट्टा लिखा हुआ है, नट्टा देवी या हट्टा देवी, दोनों याद रख लीजिएगा, अलग अलग किताब में अलग अलग दिया हुआ। नट्टा देवी था उस समय के शक्तिशाली राजा। ठीक है, बहुत शक्तिशाली राजा। चंदेल, चंदेल उसमें बहुत पावर में था। तो चंदेल राजा के समय, उसमें राजा था चंदेलों का राहिल। ठीक है, अब ये इतिहास से पता नहीं चल पाता है राहिल की बहन थी या बेटी थी नट्टा देवी। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि इसी का कोई होगा, या तो बेटी होगी या तो बहन होगी या भतीजी होगी ज्यादा से ज्यादा। तो एक बड़े घराने में इसका विवाह होता है कोकल का। तो बड़े घराने में जब विवाह होता है तो शक्ति भी साथ साथ आ जाती है। ठीक है, कोई उस पर हाथ नहीं लगाता है। तो इसीलिए पूरी मजबूती से कोकल इस नट्टा देवी या हट्टा देवी के अपने ससुराल वालों के दम पे एक बड़ा राज्य, शक्तिशाली राज्य खड़ा करता है। ठीक है, यही कोकल और नट्टा देवी से एक बच्चा पैदा होता है जिसे विकल नाम दिया जाए, विकल नाम है। और यही विकल ही आगे एक नया पैरेलल, इसी के पैरेलल राजवंश शुरू करता है, जिसे कहते हैं कलचुरी रत्नाकर शाखा। कलचुरी रत्नाकर। हम लोग कलचुरी महिष्मती पढ़ लिए, कलचुरी चेदी पढ़ रहे हैं, और एक कलचुरी रत्नाकर पता चल गया कि इसी के पैरेलल खड़ा कर दिया किसने, कोकल के बच्चे विकल ने। ये भी चेदी भी चल रहा है, उधर रत्नाकर भी चल रहा है। ठीक है भाई,
अब देखिए इधर का वो तो विकल निकल गया, वो अपना रत्नापुर में अपना शाखा बना लिया। अब ये वाला जो चेदी में चल रहा है बुंदेलखंड में, उसके बाद राजा बनता है युवराज देव। ठीक है, युवराज देव। ठीक है, युवराज देव प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है कलचुरी चेदियों का। चारों शाखा में सबसे मजबूत कलचुरी चेदी हुए थे, इसीलिए इसको इतिहास में पढ़ा जाता है, बाकी को वैल्यू उतना नहीं दिया जाता है। तो युवराज देव प्रथम स्वतंत्र राजा रहता है कलचुरी चेदियों का भाई। अब देखिए चंदेल राजा यशोवर्मन, ठीक है, चंदेल राजा यशोवर्मन इसको परास्त करता है। जब चंदेल पढ़ेंगे तो फिर ये लड़ाई पता चलेगा। यशोवर्मन किसको परास्त करता है? युवराज देव प्रथम को। ठीक है, बस यही इतिहास में एक बड़ा फैक्ट है, यहाँ पे युवराज देव के बारे में यही याद रखना, और ये बार बार आता रहेगा आपके पास। ठीक है, बार बार आता रहेगा। अभी चंदेल भी पढ़ेंगे तो सेम चीज आएगा। अब आता है शंकरगढ़ तृतीय। ठीक है, शंकरगढ़ तृतीय राजा बनता है। एक शंकरगढ़, पहला शंकरगढ़ वहां था महिष्मती में। ठीक है, महिष्मती शाखा में। ये शंकरगढ़ तृतीय राजा बनता है युवराज देव प्रथम के बाद भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है घटना। अब देखिए उधर कौन हराता है इसको? यशोवर्मन हराता है इसका बाप को। इसका बाप का नाम क्या है? अभी हम लोग पढ़े देवराज प्रथम। इसका पिता का नाम है, सॉरी, युवराज प्रथम। युवराज प्रथम को कौन हराता है? चंदेल राजा यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन हरा देता है चंदेल राजा। ठीक है, अब शंकरगढ़ तृतीय को कौन हराता है? धंग हराता है, यशोवर्मन का बेटा धंग। राजा धंग, राजा धंग के बारे में दो चीज याद रखिए। कंदरिया महादेव, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बहुत फेमस है, हमेशा पूछता है एग्जाम में कि कौन बनाया है? धंग ने बनाया है। धंग की मृत्यु कैसे हुई थी? ये बनारस में जाके, बनारस में गंगा नदी में जाके अपने आप को प्राण त्याग दिया था। ठीक है, गंगा नदी में जाके अपना प्राण त्याग दिया था राजा धंग। बहुत ही विशाल राजा था, बहुत ही शक्तिशाली राजा था। जब आप पता ये पढ़िएगा, चंदेल पढ़िएगा, तो धंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, जिन्नाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, 3 मंदिर इसके बड़े बड़े फेमस मंदिर इसने बनवाए हैं। ठीक है, ये जब चंदेल होगा उस समय हम लोग पढ़ेंगे। तो धंग ने शंकरगढ़ द्वितीय को हराया, और धंग के बाप यशोवर्मन ने युवराज प्रथम को हराया, शंकरगढ़ के पिता को। ठीक है, ये सब गोल गोल घूम के एकदम छोटा हो जाएगा जब आप सारे राजवंशों को पढ़ेंगे ना, एकदम गोल गोल घूम के सब छोटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। शंकरगढ़ बस यही हारने के लिए, एक ही चीज के लिए याद रखना है भाई। अब युवराज देव द्वितीय, ठीक है, दो संघ बना था ये, इस कलचुरी से भी कोई क्वेश्चन पूछ बनता है तो दो संघ बना था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दो ग्रुप बना था लड़ाई लड़ने के लिए, तो अभी आपको दो संघ दिखाई देगा। ठीक है, पहला संघ, उसके बाद शंकरगढ़ तृतीय के बाद युवराज देव द्वितीय राजा बनता है। युवराज देव द्वितीय राजा बनता है। ठीक है रे भाई, यहाँ पे क्या होता है, जब युवराज देव द्वितीय है तो यहाँ परमार राजा, ठीक है, परमार राजा अटैक करता है कलचुरी चेदियों पे। परमार राजा जो अटैक करता है उसका नाम है वाकपति मुंज। ठीक है, इतिहास में बहुत फेमस है मुंज। ठीक है, वाकपति मुंज देवराज द्वितीय पे अटैक करता है। ठीक है, जिसमें युवराज द्वितीय हार जाता है। कौन हारता है? युवराज द्वितीय। लेकिन वाकपति मुंज का दुश्मन इसके राज्य पे बार बार अटैक कर रहा है। कौन? तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय था, नहीं, तेलप, तेलप
एक मिनट मुझे सोचने दीजिए, द्वितीय था या तृतीय था? तेलव द्वितीय, ठीक है, तेलव द्वितीय। कोई बता सकता है तेलव द्वितीय किस वंश का संस्थापक है? कोई पढ़ा लिखा लड़का बता सकते हो किस वंश की स्थापना तेलव द्वितीय ने किया था? फिलहाल मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन लुसेंट बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो तेलव द्वितीय बहुत शक्तिशाली राजा है, बागपति मुंजी पे बार बार अटैक कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है। तो तेलव द्वितीय को हराने के लिए क्या किया, वागपति मुंज ने युवराज द्वितीय से फिर दोस्ती कर लिया कि भाई तेरा जो भाग हम जीते थे तुम वापस ले लो, और आज से हम लोग दोस्त, और हम लोग दोनों मिलके तेलव को मारेंगे। वागपति मुंज और युवराज देव द्वितीय मिल गए और एक संघ बना लिया, और दोनों ने क्या प्लान किया कि हम वागपति मुंजी बोला कि मैं तुम्हारे राज्य जो जो चीज मैं छीना था तुमसे युद्ध जीत के वो वापस कर दूंगा, मगर जब मैं मारने जाऊंगा तेलव द्वितीय को तब तुम भी अपना सेना भेजना। तो एक संघ बना, इतिहास का बहुत फेमस संघ है भाई, युवराज देव द्वितीय और वागपति मुंज ने किसके अगेंस्ट बनाया? तेलव द्वितीय के अगेंस्ट बनाया भाई, ठीक है। अब युवराज देव द्वितीय के बारे में क्या याद रखेंगे भाई? युवराज देव द्वितीय के बारे में एक तो संघ बनाया, ये सब सब बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप पहला राजवंश पढ़ रहे हो ना, जब सारे राजवंश पढ़ोगे तो सब गोल गोल घूम के एक ही बात को बार बार आएगा। तेलव द्वितीय देखिए, इसके बारे में और क्या याद रखेंगे भाई? एक बहुत बड़ा चीज बिलहरी शिलालेख इसका है, इसने बिलहरी शिलालेख बनवाया था। तो बिलहरी शिलालेख कहाँ है? कटनी में, एमपी के कटनी में। एमपी के कटनी में। कटनी किस लिए फेमस है, किस इंडस्ट्रीज के लिए? कौन बता पाएगा? शांता बताओ। कटनी और सतना एमपी का दो आसपास का ही जी शहर सर, है, ठीक है। आयरन इसके लिए इंडस्ट्री के ये से। हाँ, सॉरी सर। नहीं नहीं वो भी सही बोल रहे हो। वो डोलोमाइट ये भी आता है, अरे झारखंड में डोलोमाइट, हाँ, वगैरह वहां से CaCO3। लेके हम लोग आए थे। हाँ हम लोग लेके आते हैं, ये भी सही है। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री का अगर इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस कोई है तो दैट इज कटनी। कटनी सबसे ज्यादा, उसके बाद सतना, ठीक है। बाकी हमारा इधर उधर बाद में आता है, पूरे भारत का सबसे ज्यादा फेमस है। तो बिलहरी शिलालेख कहाँ है? कटनी में है। और इसका क्या बड़ा चीज है भाई, जबलपुर के भेड़ाघाट कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर, जबलपुर पहले पढ़ लो, जबलपुर किस लिए फेमस है? एमपी का हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर में है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? रुक जा, भोपाल में नहीं है, इंदौर में नहीं है, तो जबलपुर में होगा, ठीक है। 100% जबलपुर में, एक एमपी का हाईकोर्ट जबलपुर में है। दूसरा जबलपुर से क्या याद रखोगे? व्हीकल, मिलिट्री व्हीकल, मिलिट्री व्हीकल, व्हीकल फैक्ट्री कहाँ है? ठीक है, जबलपुर में। जो मिलिट्री की बड़ा बड़ा गाड़ियां गाड़ियां देखते नहीं हो, बड़ा बड़ा गाड़ियां, उसका चक्का आपके हाइट से बड़ा बड़ा हाइट होगा, 7-8 फीट का तो चक्के होता है उसका, ठीक है, उसका व्यास होता है। तो मिलिट्री का स्पेशल गाड़ी बनता है, उसका इंजन बहुत तगड़ा होता है। तो मिलिट्री व्हीकल व्हीकल फैक्ट्री कहाँ है? जबलपुर। जितना मिलिट्री की गाड़ियां बनती है ना, ये नॉर्मल गाड़ियां से अलग होता है, वो जबलपुर में बनता है। लिखा हुआ देखना, कोई मिलिट्री की गाड़ी देखना, उसके पीछे में देखना लिखा होगा मिलिट्री को व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर। और जबलपुर से क्या याद करोगे? 13-14 किलोमीटर चले जाओगे तो भेड़ा घाट मिलेगा, ठीक है। भेड़ा घाट बहुत फेमस, यहाँ पे जलधारा है, ठीक है। यही भेड़ा घाट में ही इसने 81 योगिनी मंदिर बनाया था, 81 योगिनी मंदिर, ठीक है। देखिए 64 योगिनी मंदिर तो आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारे 64 योगिनी मंदिर बहुत फेमस, कई 64 योगिनी मंदिर है भारत में, ठीक है। योगिनी मंदिर है, उड़ीसा में 2 है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता हूँ।
जहां मैं गया हूं वो बता दूंगा। मुरैना में ये देखा हूं मैं, मुरैना में है, और एक खजुराहो में है। ठीक है, 64 जोगिनी। उड़ीसा में भी दो है। ठीक है, तो 64 जोगिनी मंदिर क्या है? 64 जोगिनी संसद, पुराना वाला संसद भवन देखे हो, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है? पुराने वाले संसद भवन का स्ट्रक्चर है 64, कहां से लिया गया? 64 योगिनी मंदिर के स्ट्रक्चर से लिया गया है। ठीक है, ऐसे 64 योगिनी मंदिर, 64 यज्ञ करती हुई ये महिलाएं हैं। ठीक है, इस फॉर्म में, बीच में एकदम सेम फॉर्म से ही संसद भवन बना, अंग्रेजों ने बनाया था। 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, तो 81 जोगिनी मंदिर, इसमें 81 है, सब में, इस सब में 64 है ना। उड़ीसा में दो, मुरैना और खजुराहो में एक। तो ये सब जो है 64 वाला है। तो 81 योगिनी मंदिर जो है युवराज देव द्वितीय ने भेड़ा घाट में बनाया था। ठीक है, भेड़ा घाट में 81 योगिनी मंदिर। और इस मंदिर को, 81 योगिनी मंदिर को गोलाकी मठ कहते हैं, या गोलाकी मंदिर कहते हैं। ठीक है, गोलाकी मंदिर बोलिए, गोलाकी मठ बोलिए। ठीक है भाई, युवराज देव खत्म। अब इसके बाद आता है गांगेय देव। ठीक है, गांगेय देव राजा बनता है। ये सब सब आपका बुक्स में है, लुसेंट में ही है ये सब चीज। ठीक है, लेकिन उसमें एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन आपको कभी याद नहीं रहेगा। एक लाइन को याद रखने के लिए साल, 2 साल, 10 साल बर्बाद करना पड़ेगा, तब जाके वो एक लाइन याद रहेगा। और इस तरह सीरीज में पढ़ेंगे तो सब याद होगा, नहीं भी याद होगा तब अंदाजा मारेंगे। ठीक है, गांगेय देव। ठीक है, ईस्वी ईस्वी में नहीं बता रहा हूँ, नोट्स जिसके पास पहुंचेगा उसके पास अपने आप ईस्वी पहुंच जाएगा। गांगेय देव क्या होता है भाई? ठीक है, गांगेय देव के समय परमार और चंदेल में खूब लड़ाई चल रही थी। ठीक है, परमार और चंदेल, पहले परमार और राजा और चंदेल राजा दोस्त हुआ करता था, लेकिन गांगेय देव जब राजा बनता है तो परमार और चंदेल आपस में लड़ भिड़ते हैं। ठीक है भाई, इन शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए गांगेय देव ने अब क्या करता, जब लड़ाई शुरू हो गया दोनों में, तो गांगेय देव क्या करता, परमार राजा भोज, देखिए गांगे, यहाँ एक संघ बनता है इसके साथ, परमार राजा भोज, राजा भोज गंगू तेली सुने हो वही वाला, और चोल राजा, चोल राजा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ये संघ भी इतिहास में बहुत फेमस हुआ था। ये तीनों मिलके एक क्या बनाता है, संघ बनाता है रे भाई। इस संघ ने, इस संघ, ये संघ क्या करता है, पहले चालुक्य राजा को हरा देता है। ठीक है, ये जो संघ बनता है ये तीनों मिलके चालुक्य राजा जयसिंह द्वितीय, ठीक है, जयसिंह द्वितीय को हराता है ये संघ। ठीक है, ये लोग तीनों मिलके चालुक्य के जयसिंह द्वितीय को हराने के लिए संघ बनाता है और हरा भी देता है। ठीक है, बाद में राजा भोज और गंगे, देखिए यहाँ पे जो संघ बना है ना, तो राजा भोज और गंगे देव दोनों दोस्त है, और चोल राजा भी दोस्त है, ये तीनों मिलके इसको हराता है। लेकिन बाद में गांगेय देव और राजा भोज में लड़ाई हो जाता है। ठीक है, ये संघ बिखर जाता है। अब गांगेय देव और राजा भोज की लड़ाई में क्या होता है रे भाई, यहाँ पे भोज, राजा भोज गांगेय देव को परास्त कर देता है। बाद में गांगेय देव को परास्त कर देता है। अब क्या होता है, इस समय गांगेय देव के ऊपर जब राजा भोज परास्त कर देता है, बहुत कमजोर हो जाता है। इसके बाद बार बार इस पे अटैक होता है। तुरंत इस पे अटैक करता है कौन, चंदेल, चंदेल राजा विद्याधर, ये भी हराता है इसको, गांगेय देव को। फिर फिर गांगेय देव को एक और राजा हराता है कौन, विजय। कुछ दिन बाद विद्याधर का ही बच्चे होते हैं, या नेक्स्ट उत्तराधिकारी विजय पाल। ठीक है, तो कई बार गांगेय देव परास्त होता है। ठीक है, लेकिन वही होता है कि हार जाओगे, हारने के बाद ही संभलता है। गांगेय देव का बच्चा जो
गांगेय का बेटा होता है लक्ष्मीकरण, ठीक है। वो सब का बदला लेगा, दादा का, चाचा का, पोता का, ठीक है, सबका बदला लेगा लक्ष्मीकरण, गांगेय का बेटा, जो एक प्रतापी राजा बन के जन्म लेता है और चेदी साम्राज्य को बहुत दूर तक पहुंचाता है, ठीक है। बाप देखो कई जगह बेचारा हारा, मगर लक्ष्मीकरण देखना ये भी हारेगा, मगर साम्राज्य को मतलब बहुत विस्तृत करने के बाद, ठीक है। तो अब आ गया गांगेय का बेटा लक्ष्मीकरण, क्या याद रखिएगा, सबसे प्रतापी राजा यही था, सबसे प्रतापी राजा कलचुरी चेदियों में भाई कौन, लक्ष्मीकरण। इन्होंने कई उपाधि धारण की थी, चक्रवर्ती, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, कई राजा बड़े बड़े, देखो विक्रमादित्य इतना आसान नहीं है धारण करना, महाराजाधिराज, ये सब चक्रवर्ती धारण धारण कैसे करते हैं। अगर एक छोटा सा राजा जो कमजोर राजा है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेगा ना, तो उसका पड़ोसी ताकतवर राजा लाठी डंडा लेके आ जाएगा, इसको मारेगा। तो तुम बोलते तुम एक चूहा नहीं मार सकता, तुम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। तो बड़े उस समय के राजा को उपाधि अपने योग्यता के अनुसार धारण करते थे, ये नहीं कि कोई भी विक्रमादित्य लगा दे, कोई भी महाराजाधिराज लगा दे, ठीक है। उसको योग्यता चाहिए था, जैसे जैसे योग्यता बढ़ता था वैसे वैसे वो अपना उपाधि लगाता था। तो ये बहुत बड़े बड़े उपाधि लगाया था, ठीक है। लक्ष्मीकरण, उपाधियों से ही पता चलता है कौन सा राजा कमजोर था, कौन कितना शक्तिशाली था। कोई सिर्फ राजा ही लिखता था, कोई महाराजा लिखता था, और बड़ा हुआ तो महाराजा धीराज लिख देता था, ठीक है। इस तरह का टाइटल एडॉप्ट करने का सिस्टम था भाई। अब देखिए राजा भोज को परास्त करना है इसको, क्योंकि इसका बाप को मारा था, हराया था, ठीक है। तो ये क्या करता है, राजा भोज को परास्त करने के लिए सोलंकी राजा, ठीक है, सोलंकी मतलब गुजरात के चालुक्य, सोलंकी राजा भीम प्रथम और चालुक्य राजा, चालुक्य, वो देखियो चालुक्य जिसको तीनों ने मिलकर हराया था संघ बना के, ठीक है। तो उस राजा को लाता है सोमेश्वर प्रथम को, सोमेश्वर प्रथम साथ में लेता है भाई, क्योंकि राजा भोज एक बहुत बड़ा राजा है, उसको परास्त करना है, ठीक है। बाप का बदला लेगा ये। तो ये तीनों मिलके संघ बनाता है कौन, भीम प्रथम, सोमेश्वर प्रथम और लक्ष्मीकरण। किस लिए बनाता है, प्रतापी राजा भोज को हराने के लिए, बहुत ही शक्तिशाली राजा है, ठीक है। और तीनों मिलके राजा भोज को परास्त करता है, ठीक है। परमार के किताबों में पढ़ोगे तो राजा भोज ने इन तीनों को हरा दिया, इसके किताबों में पढ़ोगे इसने उसको हरा दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग है, अलग अलग बात है, लेकिन ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि ये तीनों संघ ने मिलके राजा भोज को परास्त किया था, ठीक है। फिर चंदेल को भी मारना है, इसका बाप को मारा था चंदेलों ने, ठीक है ना। चंदेलों ने 2 बार मारा था, एक बार विद्याधर, फिर विद्याधर का बेटा विजयपाल, उसने भी अटैक किया था। तो चंदेलों से भी बदला लेना है रे भाई, ठीक है। तो ये फिर जय वर्मा को परास्त करता है, और जय वर्मा को परास्त करके जो चंदेल बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था उसको चितर बितर कर देता है, ठीक है। तो जय वर्मा को, चंदेल के जय वर्मा को हराता है, ठीक हो। इस तरह चंदेल पूरी तरह कलचुरियों के अधीन हो जाता है, पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, और चेदी का ये एक अधीन राज्य बन जाता है। लेकिन फिर तुरंत ही जब ये जिंदा रहता है, लक्ष्मीकरण जिंदा रहता है, उसी समय उधर भी चंदेलों में भी एक प्रतिभाशाली राजा का जन्म होता है, कीर्तिवर्मन, ठीक है, कीर्तिवर्मन। तो ये अपने राज्य को, चंदेल राज्य को फिर से खड़ा कर लेता है, ये चेदियों से अपने आप को आजाद कर लेता है कीर्तिवर्मन, ठीक है। वो लक्ष्मीकरण तब जिंदा ही रहता है उस समय से। अब देखिए लक्ष्मीकरण, चेदी कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है,
और वो आ जाता है आक्रमण करने के लिए कहा, पाल राजाओं के पास, बंगाल, कितना दूर, ठीक है। पाल राजाओं के ऊपर आक्रमण करता है लक्ष्मीकर्ण, और नेपाल नेपाल के साथ, पाल राजा नेपाल से युद्ध लड़ता है, ठीक है। पाल राजा नेपाल के मध्य भीषण युद्ध लड़ता है, लेकिन उस समय जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था ना भागलपुर के पास, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का एक गुरु रहता है, आचार्य रहता है, दीपांकर श्री ज्ञान, ठीक है। दीपांकर श्री ज्ञान क्या करता है, दोनों से समझौता करवा देता है। रे भाई, ये बौद्ध दार्शनिक रहता है दीपांकर श्री ज्ञान, वो बोलता है नेपाल और इसमें संधि करवा देता है, ठीक है। लक्ष्मीकरण जीत ही जाता, लेकिन संधि करवा देता है। बदले में एक शर्त रख देता है कि मतलब उन लोगों में दोस्ती करा देता है। इस दोस्ती में क्या है, लक्ष्मीकरण ने अपनी पुत्री यौवन श्री का विवाह नेपाल के बेटा विग्रहराज द्वितीय से कराता है। विग्रहराज द्वितीय से कराता है समझौता के तहत, ठीक है। लक्ष्मीकर्ण का एक अगर सबसे बड़ा कुछ इतिहास में योगदान है कोई मंदिर उंदिर के रूप में, तो बनारस का कर्ण मेरू मंदिर बहुत फेमस मंदिर है बनारस में, ये लक्ष्मीकर्ण ने बनाया था भाई, ठीक है। और इसके आखिरी राजा त्रिपुरी का रहता है कौन, त्रिपुरी चेदी का आखिरी राजा रहता है गयाकर्ण, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो, ये आखिरी राजा, और इसके बाद चेदी समाप्त हो जाता है। रे भाई, और ज्यादा याद रखना है कि इसको कहाँ कहाँ से ज्ञान मिलता है हमें कलचुरियों के बारे में। एक तो बिलहरी अभिलेख, कटनी में है बिलहरी अभिलेख, दूसरा बड़ौदा अभिलेख और उदयपुर अभिलेख, ठीक है। यहाँ से जानकारी मिलता है। तो ये सब आपका इच्छा हो तो याद रखो, ना इच्छा हो तो ना याद रखो। जितनी आपके धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। मेरे पास जो पढ़ता है आज याद करो या कल याद करो, कभी न कभी याद कर ही लोगे, करना ही करना है। तो आराम से समझ समझ के पढ़ो, कम से कम देखो इतना तो याद हो गया होगा। देखो देखो कैसे जवाब दोगे। बिलहरी अभिलेख कहाँ है, ये तो याद हो गया होगा, बताओ। नहीं बता पाओगे, कटनी में, ठीक है। कटनी किस लिए फेमस है, सीमेंट सीमेंट जोर से फैक्ट्री। बोलो। सीमेंट इंडस्ट्री सर। सीमेंट इंडस्ट्रीज, और एक वो CaCO3 डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट की उत्पादन के लिए, ठीक है। इतना तो आ गया, ये तो समझ गए। व्हीकल कोच फैक्ट्री कहाँ है, क्या जबलपुर। मिलिट्री, ये होगी, ये पता चल गया। एकाशी जोगिनी मंदिर कहाँ है, ये पता चल गया। नहीं पता चला, जी सर, हाँ सर, जबलपुर। भेड़ाघाट जबलपुर, ये पता चल गया कि संसद भवन किस मंदिर के तर्ज पे बना है, बताओ। 64 जोगनी मंदिर सर, 64। 64 योगिनी मंदिर, इतना तो याद हो गया। सबसे प्रतापी राजा चेदियों का कौन था, लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकरण तो यही सब तो याद करना है, वो सब तो कहानियां थी, सब तो याद हो गया। कितने शाखा थे चेदियों के, ये चेदी का नहीं, कलचुरियों के 4 शाखा थे, कलचुरी यही के याद 4 रखना था। किस धर्म को फॉलो करते थे इन लोग, शैव धर्म। से अभी इसका किस क्षेत्र में विस्तार था, अभी के किस क्षेत्र में विस्तार था, MP छत्तीसगढ़, MP और यही, छत्तीसगढ़। ठीक है। इतना तो याद हो गया। और क्या इतना ही तो याद ही करना है, इतना याद हो गया तो अपने आप सब याद हो जाएगा। मेन मेन चीज सारे याद हो गए। तो लोग भाग गए, 10 जुड़े तो 6 भाग गए, 4 भाग गए, क्यों, क्योंकि उसको ये लगता है यहाँ पे, लोगों को ये लगता है यहाँ पे कुछ हो, यही नहीं होगा, मतलब ये याद ही नहीं होगा।
लेकिन सबको याद होगा, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसका 100% याद होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, बाय सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। वेलकम।